रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं वो अवैध तरीके से आए हैं, उनकी पहचान की जा रही है, उनका पता लगाया जा रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत पर खुद रोहिंग्या मुसलमान से उसका कबूलनामा सुनिएगा। ये रोहिंग्या शरणार्थी कैंप है, ये जहाँ पे जो रोहिंग्याई जो आए हैं हिंदुस्तान में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी यूएनएचआरसी के पास जो आधिकारिक आंकड़ा है वो कहता है कि भारत में इस वक्त तकरीबन 14,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं, जबकि जो सूचनाएं और जानकारी गृह मंत्रालय के पास है उसके हिसाब से तकरीबन 40,000 रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। इस वक्त मैं मदनपुर खादर इलाके में मौजूद हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये रोहिंग्या शरणार्थी कैंप है ये, और इसकी जो आबादी है तकरीबन 2000 के आसपास यहाँ पे शरणार्थी रहते हैं। यहाँ पर एक आंकड़े के अनुसार करीब 600 से 700 जो रोहिंग्या पॉपुलेशन है जो यहाँ पर अवैध तरीके से आए हैं। पुलिस के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डेटाज हैं, उसके आधार पर ये कहा जाता है कि करीब इनकी संख्या 3500 से 4000 के बीच होगी। आप मेरे पीछे एक ऐसा ही कैंप जो है वो हेगड़े नगर का देख रहे हैं, जहां पर रोहिंग्या की फैमिलीज जो है वो यहां पर कई सालों से बसी हुई है। टाइम्स नाउ नव भारत पर खुद रोहिंग्या मुसलमान से उसका कबूलनामा सुनिएगा। क्या नाम है आपका? सईदुर रहमान है। कहाँ के रहने वाले रहमान साहब? यहाँ पर रहते हैं ना। नहीं, वैसे कहाँ से आए हैं आप? बर्मा से है ना, जान बसा गया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक सरकारी डेटा के अनुसार 13,700 के करीब फॉरेनर, जिनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या रिफ्यूजी है। कौन है रोहिंग्या? कहां से आए हैं रोहिंग्या? क्यों आए हैं रोहिंग्या? और इनकी समस्या क्या है? क्यों सरकार इन्हें खदेड़ना चाहती है और क्यों कुछ लोग इन्हें बचाना चाहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रोहिंग्या को लेकर गरमाई सियासत पर यह तीखी बयानबाजी सुन लीजिए, तभी आपको यह एहसास हो पाएगा कि रोहिंग्या क्यों एक बार फिर पॉलिटिक्स के केंद्र में आ गया है। मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात ये है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बिना जानकारी के दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्या पर अमित शाह को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार दिल्ली के लोगों का हक और सुविधाएं छीनकर रोहिंग्याओं को क्यों दे रही है। हमलावर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता जवाब देते हैं और कहते हैं कि दिल्ली सरकार रोहिंग्या को यहां बसाने में लगी हुई है। दिल्ली में एनआरसी लागू होना चाहिए। रोहिंग्या के नकली वोट आम आदमी पार्टी बढ़वाने में लगी हुई है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या के फर्जी वोट बनवाकर भारतीय नागरिकों के अधिकार का हनन किया है। देश की राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या को लेकर आरोप प्रत्यारोप का ऐसा बवंडर उठा कि भारत के तमाम राज्यों में अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्याओं की कहानी ज़हन में ताजा होने लगी।
तो अगर उनको लगता है कि ये इलीगल है तो जो मौजूदा सरकार है उनका भी ये फर्ज बनता है कि अगर इलीगल है कैसे इलीगल आए, किन्होंने लाया, और अगर इलीगल अब यहाँ पे रह रहे हैं तो कैसे इनको रिहेबिलिटेट या वापस अपने देश भेजा जाएगा। रोड के किनारे जो है आपको अपराध में भी शामिल होते हैं, जमीन रोड पे अतिक्रमण किए रहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ठिकाना नहीं होता तो मुसलमान बदनाम होगा। रोहिंग्या मुसलमान और म्यांमार के बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय के बीच विवाद 1948 में म्यांमार के आजाद होने के बाद से ही चला आ रहा है। ये वो दौर था जब म्यांमार में ब्रिटिश शासन था। म्यांमार का रखाइन राज्य, जिसे अराकान के नाम से भी जाना जाता है, रोहिंग्याओं की कहानी इसी अराकान से शुरू होती है। यूं तो 16वीं शताब्दी से ही यहां मुसलमान रहते हैं, लेकिन म्यांमार में बौद्ध समुदाय बहुसंख्यक रहा है। 1826 में जब पहला एंग्लो बर्मा युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद अराकान पर ब्रिटिश राज कायम हो गया और ब्रिटिश शासकों ने बांग्लादेश से मजदूरों को अराकान लाना शुरू किया। धीरे धीरे म्यांमार के रखाइन में पड़ोसी देश बांग्लादेश से आने वाले इन मजदूरों की संख्या बढ़ती चली गई। बांग्लादेश से जाकर रखाइन प्रांत में बसे ये वही लोग थे जिन्हें आज पूरी दुनिया रोहिंग्या मुसलमानों के तौर पर जान रही है। इन रोहिंग्या की संख्या बढ़ती देख म्यांमार के जनरल ने 1982 में बर्मा का राष्ट्रीय कानून लागू कर दिया और इस कानून के आने से रोहिंग्या मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी गई। 1982 के बाद से यानी बीते 42 सालों से रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार का नागरिक नहीं है। लेकिन म्यांमार से रोहिंग्या खदेड़े क्यों गए, इसकी वजह है साल 2012 में म्यांमार के रखाइन राज्य में हुआ सांप्रदायिक दंगा। रखाइन प्रांत में हुए भीषण दंगों में लगभग 200 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान थे। ये दंगे तब शुरू हुए जब एक बौद्ध महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई और इसका इल्जाम 3 रोहिंग्याओं पर लगाया गया। इसके बाद तो अल्पसंख्यक रोहिंग्याओं और बहुसंख्यक बौद्धों के बीच कई बार हिंसक टकराव हुआ। तब से म्यांमार सरकार रोहिंग्या मुसलमानों की दुश्मन बनी हुई है और उन्हें लगातार देश से बाहर जाने के लिए मजबूर करती आ रही है। सुरक्षा बलों ने भी म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का रहना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार छोड़कर भाग रहे हैं। कोई भी देश उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा वो भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत आपके लिए देश के अलग अलग राज्यों से रोहिंग्या मुसलमानों पर ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया है। शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं। दिल्ली का ये मदनपुर खादर इलाका है, जहां रोहिंग्या शरणार्थी कैंप है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन शरणार्थियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो दी जा रही है। इस इलाके में रोहिंग्या की आबादी तकरीबन 2000 है, लेकिन इन लोगों की आबादी इतनी ही नहीं है। अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या और भी है, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चोरी छिपे रह रहे हैं। देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हो रही हिंसा को लेकर के देश भर में अवैध बांग्लादेशी और अवैध रोहिंग्याई के घुसपैठ को लेकर के देश भर में आवाज उठने लगी है, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके आदेश जारी किया कि दिल्ली के अंदर जितने भी अवैध रोहिंग्याई और बांग्लादेशी रह रहे हैं घुसपैठिए के तौर पे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद से दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाके में इस तरह से छानबीन कर रही है और कोई भी ऐसा सस्पेक्ट मिल रहा है तो उसके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जांच की जा रही है। बांग्लादेश से बंगाल के रास्ते हिंदुस्तान आते हैं और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। क्योंकि सवाल देश की राजधानी दिल्ली का है, लिहाजा पुलिस की स्पेशल ब्रांच अवैध रोहिंग्या के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है।
स्पेशल ब्रांच है वो लगातार इस तरह के छानबीन में जुटी रहती है और वो तमाम जो एजेंसी है वो लगातार इस छानबीन में लगी रहती है कि जहां भी इस तरह के अवैध घुसपैठिए जो दिखते हो रोहिंग्या उनके खिलाफ वो कार्रवाई करती है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है कि आखिर ये डॉक्यूमेंट्स जो बना है वो किस आधार पर बना है। कि अभी तक जितने केसेस हुए हैं उसमें रोहिंग्याज का इन्वॉल्वमेंट क्राइम में काफी कुछ देखने को मिला है। खासतौर से दिल्ली में जितने जब से रोहिंग्याज आने लगे हैं तो क्राइम में बढ़ोतरी हुई है और उसमें जितने आदमी पकड़े गए हैं जो अपराधी मैक्सिमम केसेस में रोहिंग्याज का इन्वॉल्वमेंट मिला है। योगी के उत्तर प्रदेश में भी रोहिंग्या मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। पुलिस के पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से रोहिंग्याओं की आबादी तकरीबन 4000 है, लेकिन अवैध तरीके से रहने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। यूपी के कुछ शहर जैसे सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, लखनऊ और बॉर्डर वाले इलाकों में इनकी तादाद ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों का कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन पुलिस के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डेटाज हैं, उसके आधार पर यह कहा जाता है कि करीब इनकी संख्या 3500 से 4000 के बीच होगी, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में रहते हैं। ये शहरों के बीच झुग्गी झोपड़ियों में अपनी बस्तियां बसाते हैं और बड़ी संख्या में उन्हीं बस्तियों में रहते हैं। खासतौर पर सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और लखनऊ, इसके अलावा जो बॉर्डर के इलाके हैं उन इलाकों में भी रहते हैं। अपराध, आतंक और घुसपैठ ही नहीं, संसाधनों पर भी रोहिंग्या मुसलमानों की हिस्सेदारी से आम आदमी परेशान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से जो घुसपैठ करके हमारे देश में आ गए हैं तो उन्हें अपने देश में ही जाना चाहिए। बिल्कुल, रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश से बाहर करना चाहिए। और मुझे लगता है आज आप कहीं भी किसी भी शहर में चले जाइए तो जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके रोहिंग्या मुस्लिम आए हैं उनके बच्चे और उनके यहाँ के जो लोग हैं वो इतना गंदगी फैलाते हैं। तौर पर अन्य सियासी पार्टियों इनसे अपना वोट बैंक का फायदा लेती आई हैं और इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर दे रही हैं। तो वो चाहे दंगा फैलाने के लिए हो, चाहे फर्जी वोटिंग कराने के लिए हो, ये एक प्रकार से देश के लिए एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति आ रही है। देश के लिए आगे चल के बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। भारत हमको बनाना है, भारत को तो विकसित भारत बनाने के लिए जो भी बाहर के घुसपैठिए हैं उनको तत्काल बाहर कर दें और इससे भारत का विकास, उसमें सभी तरह के मजबूती आएगी। अवैध घुसपैठ पर योगी आदित्यनाथ कह भी चुके हैं कि यूपी में एनआरसी की जरूरत है। समय समय पर योगी का प्रशासन ऐसे गिरोह और रैकेट का भंडाफोड़ भी करता रहा है, जिसमें इन घुसपैठियों की फर्जी वोटर आईडी और आधार बनाने का काम होता रहता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर योगी सरकार अलग अलग समय पर कार्रवाई भी करती रही है। उत्तर प्रदेश में एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जो इन रोहिंग्या मुसलमानों के डॉक्यूमेंट्स की जांच करती है, उन पर कार्रवाई करती है। पिछले ही साल उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 74 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया था। ये लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ घुसा करके यहाँ के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना है। घुसपैठ नहीं होने देनी है। यूपी हो या कोई और राज्य, अवैध घुसपैठियों पर योगी आदित्यनाथ सख्त रहे हैं। यही वजह है कि योगी के नाम से रोहिंग्या कांपते भी हैं और नफरत भी करते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की कुर्बानी देने की धमकी देने वाले एक रोहिंग्या मुसलमान का वीडियो वायरल हो रहा था, जिस पर योगी की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। बिस्मिल्लाह बोल के क्या योगी को बिस्मिल्लाह बोल गए, मतलब यहाँ से नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से ज्ञातों के द्वारा बताया गया कि वो मूल रूप में बांग्लादेश का रहने वाला है। कुछ वर्षों की इसी साल सितंबर की बात है जब बेंगलुरु ग्रामीण पुलिस ने 17 पाकिस्तानी नागरिकों को इसीलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो हिंदू नामों के साथ अवैध रूप से रह रहे थे, जिसके बाद कर्नाटक पुलिस ने अवैध प्रवासियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अभियान को और तेज कर दिया। बेंगलुरु में ऐसे कई कैंप हैं जिनमें रोहिंग्या मुसलमान सालों से रह रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि अवैध तरीके से रहने वाले इन रोहिंग्याओं की संख्या 20,000 से भी
अधिक है। आईटी शहर बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर रोहिंग्या की जो संख्या है वो 3 कैंप्स खासतौर पर यहाँ पर बने हुए हैं, दासराहल्ली और हेगडे नगर में। आप मेरे पीछे एक ऐसा ही कैंप जो है वो हेगडे नगर का देख रहे हैं, जहाँ पर रोहिंग्या की फैमिलीज जो है वो यहाँ पर कई सालों से बसी हुई है। एक आंकड़ों की अगर बात करें तो करीब 25,000 से 40,000 तक बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स और साथ ही रोहिंग्या की ये संख्या जो है वो बेंगलुरु में रह रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ये बनी हुई है कि इनमें से कई लोग जो है वो भारतीय आधार कार्ड बनाकर अपनी जीविका कमा रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर रह भी रहे हैं। राजस्थान में हालात और भी बुरे हैं। अवैध रोहिंग्याओं की बड़ी तादाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में रह रही है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जयपुर में उस संवेदनशील इलाके में पहुंची जिसके बिल्कुल करीब रोहिंग्याओं की बस्ती है। ये वो इलाका है जो रेलवे स्टेशन से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और इस दीवार के उस तरफ सिर्फ एक नाला पड़ता है और नाले के ठीक उधर आर्मी एरिया है। आर्मी एरिया जहां पर पूरी सैन्य गतिविधियां होती हैं, जहां पर हमारी फोर्सेस रहती हैं। जब हमने यहां स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की तो समझ में आया, बात भी सामने आई कि वो लोग बर्मा से आए हैं, कुछ लोग यहाँ रोहिंग्या भी हैं। ये इलाका ऐसा है जहां हर किसी का पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत की टीम एक एक आपको दृश्य दिखा रही है, तस्वीरें दिखा रही है और वो घर भी दिखा रही है जिसमें रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान यहाँ खुद कबूल रहे हैं कि वो बर्मा से आए हैं और इसी इलाके में इनकी आबादी तकरीबन 500 है। हैरानी इस बात की है कि वो खुद ये भी कह रहे हैं कि उनके पास किसी तरह का कोई पहचान पत्र नहीं है। क्या नाम है आपका? शाहीनूर। शाहीनूर कहाँ के रहने वाली हैं? बर्मा की। अच्छा, आप भी रोहिंग्या हैं? जी। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 10-15 परिवार है। अच्छा, पूरे यहाँ पर आपका संगठन होगा, सब लोगों से मिलते जुलते होंगे। कितने लोग हैं? 1001 लोग होंगे? नहीं, इतना नहीं। कितना लोग है? 400-500। 400-500 लोग तो हसनपुरा में है। जी, पूरा टोटल ही है। टोटल? जी। ये तो एक मोहल्ला है, ऐसे हजारों हैं। हैरानी इस बात की है कि यहाँ रहने वाला मुसलमान भी इन लोगों से परेशान है, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में वो बेवजह बदनाम हो रहा है। क्या दिक्कत होती है इनसे? देखो, जब इनके पास ना आइडेंटिटी कार्ड है, ना कोई से राशन कार्ड है, इनकी न कोई पहचान है, ना इनका कोई ठिकाना है। कल को अगर हमारे इलाके में अगर कोई चोरी की घटना होती है, कोई भी अगर घटना होती है और अगर इन लोगों का हाथ अगर इसमें लिप्त पाया जाता है तो इनके ऊपर हम किस तरीके से कार्रवाई करवाएं। रोहिंग्याओं की सबसे ज्यादा आबादी अगर कहीं है तो वो है जम्मू कश्मीर। खासकर जम्मू में और दूसरे जिलों में रोहिंग्या की आबादी का सरकारी आंकड़ा 13,700 से ज्यादा का है। 2008 से 2016 के बीच रोहिंग्या की आबादी में 6,000 की बढ़ोतरी हुई। की आबादी जो है 2008 से 2016 के बीच जो है 6,000 के करीब जो है वो इंक्रीज हुई है, जिसके बाद जो है जिस तरीके से सियासत बढ़ती हुई है तो दूसरी तरफ से लोगों को का भी कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन मसला है और इसको ह्यूमैनिटेरियन नजर से ही देखना चाहिए। दरअसल हिंदू बहुल जम्मू में अचानक रोहिंग्या की बढ़ती आबादी के पीछे वोटों की साजिश कही जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि इनके जरिए जम्मू में हिंदू के मुकाबले मुस्लिम वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश हो रही है। हाल ही में बीजेपी ने जम्मू शहर में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के बसने को एक बड़ी सियासी साजिश कहा था और इस साजिश में शामिल लोगों की पहचान के लिए सीबीआई जांच की मांग भी की थी। ये बात सच है कि भारत में शरणार्थियों को शरण देने की परंपरा रही है। 1980 के दशक के आखिर में और 1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने म्यांमार से आने वाले हजारों शरणार्थियों का स्वागत भी किया था, लेकिन ये स्वागत अब समस्या बनता जा रहा है। जम्मू इसका उदाहरण है। रोहिंग्याओं को समायोजित करने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में यही रोहिंग्या विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। कट्टरपंथी संगठन और पाकिस्तान के ISI जैसी संस्था रोहिंग्या मुसलमानों को जिहादी बनाने पर तुली है। अगर इन्हें खदेड़ा नहीं गया तो निश्चित तौर पर ये देश के लिए नासूर बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इसकी मजबूत